नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, इन पर्सनैलिटी का नाम तो सभी लोग देखे होंगे और जानते होंगे इन्हें, खासतौर पे अच्छे से वॉरेन बफेट की बात कर रहा हूँ। और इनका एक स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस का इनका एक थ्योरी है। तो उसको रिलेटेड देखिए, ये यूएस मार्केट के कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा है, लेकिन इनकी जो बातें हैं ना वो 100% जो यूएस मार्केट में फिट होती हैं। वो कहीं का मार्केट आप उठा लीजिए, चाहे आप इंडिया का मार्केट उठा लीजिए, साउथ अफ्रीका का मार्केट उठा लीजिए, कहीं भी कोई भी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट, उसमें इनकी जो स्टेटमेंट है सारी फिट होती हैं। तो इनकी ही एक कंडीशन है इकोनॉमिक एक्सीलेंस की, उसे हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। तो इसमें कहता है, इसमें ये कहते क्या है, देखिए, इन रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब बेसिकली कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है, मतलब प्रॉफिट जनरेट करती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के इक्विटी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है कंपनी के लिए कि ये कंपनी कितनी इफ़िशिएंट है। आप कह सकते हैं कि अपना जो है फंड प्रॉफिट जुटाने में कितना कंपनी इफ़िशिएंट है, खासतौर पे शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो इनका स्टेटमेंट है कि एवरेज में जो 20 साल का अगर आप एवरेज निकालते हैं इस रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ये 20% होना चाहिए, 20% से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ठीक है, पहली कंडीशन ये, दो ही कंडीशन है इसमें दोस्तों। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पहली कंडीशन क्या हो गई, ROE आपकी 20% होनी चाहिए। एवरेज की बात हो रही है 20 सालों में, मतलब 20 साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ये 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर दूसरी बात कर लें तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी साल 15% से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये तो बात होगी 20 साल के एवरेज की, ये बात होगी हर साल की। तो 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसी क्राइटेरिया को फिट करते हुए इंडियन मार्केट्स में वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो कि फ़िल्टर आउट होती हैं। तो आप जानती हैं 5,000 से ज़्यादा कंपनियाँ इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन बहुत कम इस क्राइटेरिया को पास करती हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो इस क्राइटेरिया को कौन कौन सी कंपनियां जो है पास करती हैं। तो पहली कंपनी यहाँ पे है देश की नंबर 1 पेंट कंपनी एशियन पेंट्स। और इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कंपनी बहुत शानदार क्वालिटी की कंपनी है। तो इसमें ये एक फ़िल्टर पास कर देगी, इसका भी कोई किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए था। आज देख सकते हैं मार्केट में गजब की गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें मात्र 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सीधे मैक्सिमम चार्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 10 सालों में 20% के ऊपर एवरेज क्यों आता है। ये देखिए, आप अगर डेटा देखेंगे तो ये कंपनी है, इसने इस फ़िल्टर को 2 बार पास किया। मतलब मैंने ये जो बताया आपको 10-10 साल का डेटा बताया, मतलब 10 साल 10 साल 20 साल का अंतराल है, टाइम पीरियड है, जिसमें ये रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल एवरेज जो है 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंपनी जो है दोनों बार इस फ़िल्टर को 10-10 साल के टाइम पीरियड में पास करते हुए नज़र आ रही है। और शेयर प्राइस भी उसका आपको चार्ट जो है रिफ्लेक्शन दे देगा। तो पहली तो शानदार कंपनी एशियन पेंट्स हो गई। दोस्तों दूसरी कंपनी यहाँ पे है बालाजी अमाइंस की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% की गिरावट देखने को मिली। इसका भी मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखें तो सेम देखिए, जितनी भी कंपनियाँ इस वॉरेन बफेट के ये जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है इसको पास करती हैं, इकोनॉमिक एक्सीलेंस का, उसमें आपको चार्ट पैटर्न जो लगभग सेम, मतलब किस तरह, इस तरह शुरुआत में ऐसा था, उसके बाद लगातार इस तरह स्ट्रेच होते हुए देखने को मिलेगा। तो बालाजी अमाइंस के चार्ट पे भी नज़र रखिए, देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न आपको बनाते हुए दिखेगा। तो नेक्स्ट कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। अब बहुत लोग सोचेंगे इसमें अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो रिटर्न कुछ खास बने नहीं है, अगर पैसे डबल हुए हैं हालांकि, लेकिन अगर 3-4 सालों का डेटा देखेंगे, खासतौर पे 3 सालों का, तो रिटर्न नहीं बने हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करिए, 20 साल का बात हो रहा है यहाँ पे। ये चार्ट देखिए आप, क्या चार्ट है ये, मतलब वही सेम सेम पैटर्न, ये देखिए इस तरह मूव कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। आगे चल के हो सकता है ये और भी इस तरह स्टीप कर्व देखने को मिले, डिपेंड करेगा एफएमसीजी की डिमांड कैसी रहती है इंडिया में। पेंट सेक्टर से एक और अच्छी कंपनी आ गई इसी फिल्टर में, बर्जर पेंट्स की। इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, आज ये 1% 1.5% नीचे है। मैक्सिमम चार्ट में भी आपको वही चीज़ देखने को मिल रहा है। और इसी के अलावा एक और कंपनी है बालकृष्णा इंडस्ट्री। तो हम देख सकते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में किस प्रकार से मैक्सिमम चार्ट बना। आज तो 3% नीचे है, आज की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न, ये शुरुआत में ये धीरे धीरे ग्रोथ, उसके बाद अब ये देखिए, हालांकि अभी भी धीरे ग्रोथ है, लेकिन जब बेस बड़ा हो जाता है तो फिर इस तरह के मूवमेंट आपको प्राइस में देखने को मिलता है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ अगली कंपनी है। अवर इंडिया, ये भी इस फिल्टर को जो है पास कर लेता है। आज देख सकते हैं गिरावट बिल्कुल 1% से भी नीचे है। एक डिफेंसिव स्टॉक है, बहुत स्लो मूवर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी कंपनियों में जो ये वाला फेज़ था, ये काफ़ी एक्सटेंड ऐसे हुआ था, इसमें अभी भी वो स्लो फेज़ है। तो इसमें ऐसे ही चलने वाला है आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है बहुत कम होगा आपका लूज़ करने का, रिवॉर्ड भी डेफिनेटली कम होने वाला है। एक स्लो मूवर है डाबर इंडिया, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, ये वॉरेन बफेट के इस फिल्टर को पास करता है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पे डिवीज़ लेबोरेटरीज़।
यहाँ पे आज 1.5% की गिरावट है। मैक्सिमम चार्ट देखिए, सेम पैटर्न, कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे तो इसमें तो ऑलरेडी इन सारी कंपनियों में मूवमेंट आ चुका है, फ़िल्टर मैंने अभी निकाला है लेकिन इसमें ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है, तो क्या है आगे चल के हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमें वैसी कंपनी बताइए जो अभी इस फेज़ में हो। ये आगे तो ये बढ़ ही चुकी है, इसमें क्या बताया जाए? देखिए ये रॉन्ग माइंडसेट है आपका। अगर मैं बताऊं तो ये चार्ट अगर मान लीजिए मैंने 2021 से बनाया है, ये आपका डेटा 2021 में है, ये 2050 का डेटा है, ठीक है। तो 2050 में भी ये जो आपको यहाँ पे ये प्राइस दिख रहा है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, तो 2050 में भी ये ऐसे देखने को मिलेगा, अनलेस कंपनी एकदम बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, वो अलग बात है। इसी तरह अगर कंपनी लगातार परफॉर्म करती रही तो फ़िल्टर यही बताता है कि इसी तरह आपको ये आगे चल के भी सेम रिटर्न देखने को मिलेंगे। हालांकि बेस छोटा है तो रिटर्न ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन हाँ काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, ये तो बात श्योर है। अगर 2050 में लोग पूछेंगे अब भाई ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है इतना, हमको ऐसा बताओ जो इस फेज़ में हो, तो मैं फिर से कहूँगा 2050 का आप डेटा यहाँ ले लीजिए, 2070-75 का डेटा यहाँ ले लीजिए, तो फिर से आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये बात अलग है कि जैसे यहाँ पे शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी थी तो यहाँ पे 386 गुना पैसे देखने को मिले, यहाँ पे हो सकता है बस 100 टाइम्स पैसे देखने को मिले, यहाँ पे हो सकता है 50 टाइम्स देखने को मिले। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है, ग्रो ज़्यादा उतना तेज़ नहीं कर पाती, लेकिन अभी इंडियन मार्केट्स में साइज़ के हिसाब से डिवीज़ लेबोरेटरीज मेरे ख्याल से 12-13 बिलियन डॉलर की कंपनी है। अगर आने वाले समय में ये 120-130 बिलियन डॉलर की कंपनी बनती है तो डेफिनेटली 10 गुना तो ऑलरेडी हो गया ये। तो इस चीज़ पर आपको नज़र रखनी होगी। र्यूमर्स में नहीं आना चाहिए कि स्मॉल कैप्स में पैसा बनता है, डेफिनेटली उधर भी बनता है, लेकिन जब बड़ी कंपनियाँ ऐसा आपको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट दे रही हों तो फिर मेरे ख्याल से उधर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। कुछ और इंटरेस्टिंग कंपनियाँ हैं जो कि इस फ़िल्टर को पास करती हैं, तो उनके नाम बता दूं आपको। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प इस फ़िल्टर को पास करती है। रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं एवरेज परफॉर्मेंस है इसका भी। दूसरी कंपनी कोलगेट सभी लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी यही कहानी है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम 3-4 सालों का डेटा देखें तो कुछ खास रिटर्न बने नहीं, लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न जनरेट करती है। तो ये दोनों कंपनियां भी आप इस फ़िल्टर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी इस फ़िल्टर को पास करती है, IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जब से लिस्टिंग हुई है आप ये देखिए 14 गुना आपके पैसे को इसने किया है। ऐसा नहीं कि इसमें देखिए जितनी भी कंपनियां सब में पैटर्न यही बनते हुए आपको नज़र आएगा, कुछ इस तरह खतरनाक पैटर्न नहीं बनेगा, सिंपल ये। और इसमें अगर देखें तो बहुत लोग कहेंगे पिछले 3-4 सालों में तो ये कुछ ऐसा फेज़ रहा है, तो डेफिनेटली इस तरह के फेज़ पहले भी आए हैं। आप ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये अगर थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन डेफिनेटली जूम करेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है, यहाँ भी देखने को मिल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, IGL के लिए इस तरह का फेज़ आता रहता है, तो IGL भी इस फ़िल्टर को पास करता है। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी इस फ़िल्टर को पास करने में सक्सेसफुल रहती है। फ़िल्टर क्या है एक बार फिर से बता दूँ कि एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10-10 सालों की अगर बात करें तो 20% से ज़्यादा रहेगी। मतलब पिछले 10 सालों का अगर आप एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तो 20% से ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस फ़िल्टर को 2 बार पास किया। मतलब आप कह सकते हैं अगर 2022 चल रहा है तो 2012 से 2022 तक एक बार डेटा निकाला गया, उसके बाद 2002 से ये 2012 तक दूसरी बार डेटा निकाला गया। तो दोनों ही कंडीशन में ये कंपनियाँ इन सबको पास करते हुए आगे बढ़ती हैं। और दूसरी कंडीशन थी कि किसी भी साल में, मतलब कितना हो गया साल, 20 साल हो गया ना, तो 20 साल में कोई भी साल ऐसा ना हो जिसमें ये 15% के नीचे डिप किया हो। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखिए ज़रा, ये चार्ट भी बहुत कन्विंसिंग है, ये देखिए सेम। तो ये कंपनी भी आपके रडार में शामिल होनी चाहिए। इसके हम कह सकते हैं मीम स्टॉक की बात कर लेते हैं, ITC की। इसमें बहुत सारे मीम्स बनते हैं कि बढ़ता क्यों नहीं है। देखिए डेफिनेटली बढ़ा है, ये देखिए, ये फेज़ देखिए आप यहाँ तक तो बहुत शानदार रहा। ये थोड़ा कह सकते हैं कि डेविएट हो गए हैं इससे, लेकिन अभी भी फ़िल्टर को डेफिनेटली ये फॉलो करता है। तो आगे चल के अगर यहाँ से इस तरह का मूवमेंट फिर से ये जारी रहा इस तरह का, तो कोई भी यहाँ पे सरप्राइज़ होना नहीं चाहिए। अभी भी इस चीज़ को ये फॉलो करता है। ITC 15 गुना हो चुका है, हालांकि इंडेक्स को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी मैरिको की बात कर लेते हैं, 500 के आसपास। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जितने FMCG कंपनियाँ हैं, जैसे मैंने सबसे पहले डाबर बताया, कोलगेट बताया, HUL बताया, ITC बताया, अब मैरिको बता रहा हूँ, ये जितनी स्ट्रॉन्ग FMCG कंपनियाँ हैं, देखिए इसमें बिना रिस्क के, हम कह सकते हैं रिस्क बहुत मिनिमम के साथ साथ रिटर्न कमाया जा सकता है, वो भी डिसेंट रिटर्न। तो ये फ़िल्टर को पास करती है। मैरिको का चार्ट देखेंगे आप लॉन्ग टर्म का, तो ये देखिए सेम वही कहानी इसमें भी आपको बनते हुए नज़र आएगी। तो मैरिको भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इस फिल्टर को पास करने वाली है कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। मैक्सिमम चार्ट तो सभी लोग जानते ही होंगे,
इसने सबसे अच्छा यहाँ पे रेप्लिकेट किया है इस चीज़ को, एक्सपोनेंशियल ग्राफ को, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको हिकअप्स देखने को मिल नहीं रहे, कांटे देखने को मिल नहीं रहे। तो ये भी अच्छी बात है। पिडलाइट भी आप नज़र में अपने रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। वॉरेन बफेट को इसने जो उनका क्राइटेरिया है इसको बिल्कुल डेफिनेटली फिट किया है। तो एक और देखिए FMCG कंपनी आ चुकी है यहाँ पे रडार पे, नेस्ले इंडिया, ये भी इस क्राइटेरिया को फिट करती है। चार्ट बहुत पुराना नहीं है, चार्ट अगर हम देखें तो कहाँ से है, 2010 से है, 2010 से है। तो आप कह सकते हैं ये अर्ली स्टेज में है। यहाँ पे ये ऐसे बनाइए आप, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे टाइम, तो ये और भी इस तरह आगे चल के एक्सटेंड हो सकता है। नेस्ले इंडिया पे भी नज़र रखे। तो इन्फी यानी इन्फोसिस लिमिटेड, ये भी इस क्राइटेरिया को पास करता है। कोई इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं किस तरह का इसका मैक्सिमम चार्ट है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। ये फेज़ काफ़ी एक्सटेंड हो चुका था अगर हम देखें कोरोना के बाद। तो अगर कहीं ना कहीं ये इस तरह यहाँ तक आता है तो आ ही गया है, थोड़ा और नीचे आता है तो एक डेफिनेटली बाइंग पॉइंट भी हमें दे देगा इन्फोसिस का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। तो फाइनली एक छोटी कंपनी, बहुत लोग एक्साइटेड होंगे छोटी कंपनी जानने के लिए, तो स्वराज इंजन्स इस क्राइटेरिया को फिट करता है। करेंट प्राइस 1600 के आसपास है, मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, ठीक है। पी रेशियो 17-18 के आसपास है। इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं। तो इसका मैक्सिमम चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है। ये छोटी कंपनी देखिए शुरुआत में भी थी, अभी भी है। ये देखिए बाकी कंपनियां तो इस तरह यहाँ पे जो फेज़ आया थोड़ा बहुत हिकअप के बाद फिर से इसे कर लेती हैं, लेकिन ये फिर अभी डाउन ट्रेंड में चली गई। इसका रीज़न क्या है, ऑटो इंडस्ट्रीज़ पिछले 5 सालों में बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। चाहे आप ट्रैक्टर सेगमेंट उठा लें, चाहे कमर्शियल व्हीकल, चाहे पैसेंजर व्हीकल, कुछ भी उठा लें आप, ऑटो कंपनियां, हालांकि एक इकलौती ऑटो कंपनी ऐसी है जो इस फिल्टर को पास कर रही है। ना कोई मारुति है इसमें, आपको बता दें, लेकिन हाँ हीरो मोटोकॉर्प इसमें है। तो 2 कंपनियां हैं, मारुति नहीं है इसमें, आइशर नहीं है, ये सब इस फिल्टर को पास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ स्वराज इंजन इस चीज़ को पास करता है। एक और कंपनी बता दूं आपको मिड कैप से, वो है सन टीवी भी कुछ खास यहाँ पे बनता नहीं रिटर्न, लेकिन फिर भी इस फिल्टर को यहाँ पे इसने पास किया है। कहते हैं चलिए अभी कुछ कंपनियाँ और हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो विप्रो है, विप्रो 448 पे आज क्लोज हुआ है। ये भी इस वॉरेन बफेट के क्राइटेरिया को फॉलो करता है। मैक्सिमम चार्ट देख लीजिए आप इसका। हम ये फेज़ देखिए 2002 का बबल बन गया, बुलबुला बन गया था इधर, बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन हो गया, पूरी तरीके से गेंस गिरा दिए। यहाँ से अगर देखना चाहें फिर भी एक इस तरह का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक स्लो मूवर है विप्रो, ऑलरेडी मैंने बताया, कुछ हाई फाई इसमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। और सिर्फ विप्रो से नहीं, देखिए जितनी कंपनियाँ मैंने शामिल की लगभग मेजॉरिटी 90% ये ऐसी ही कंपनियाँ हैं जो धीरे धीरे आपके पैसे को मल्टीप्लाई करती रहेंगी बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के। तो लोग अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, क्रैश होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके देंगी। अब ये बात अलग है कि बहुत लोग मल्टी बैगर्स की खोज में रहते हैं कि मल्टी बैगर्स हो तो हम करोड़पति बन जाएं। ये कंपनियां भी करोड़पति बना देंगी आपको, और एक सेफ आप कह सकते हैं रिस्क के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको पैसे लूज़ करने को मिलेंगे ज़्यादा। तो सारी कंपनियां यही थी ज़्यादातर फिल्टर में, तो आपको इन पे नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वॉरेन बफेट का इकोनॉमिक हम कह सकते हैं एक क्राइटेरिया है जिसको इन सारी कंपनियां जो है फॉलो कर रही हैं। इकोनॉमिक एक्सीलेंस हम कहते हैं इसे। तो डेफिनेटली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।